ऐसे हालात मैंने तो विनोद जी कभी देखे नहीं इस वक्त जो है। एक सरकार जो एक मजबूत नेता होने का दंभ भरती है, एक सरकार जो गठजोड़ सरकार होते हुए भी स्पष्ट बहुमत की सरकार की तरह चलाई जा रही है, एक सरकार जिसके पास इतना बड़ा आईटी सेल है, एक सरकार जो तरह-तरह के नैरेटिव चलाने और मास्टर स्ट्रोक मारने मारने के लिए जानी जाती है। उस सरकार के हाथ किस कदर बंधे हुए हैं। संसद का ये सत्र का आज केवल 2 दिन रह गए हैं उसके अंदर। स्थिति ये है कि जी उसने अपने जो विधायी कार्य हैं, वो भी पूरे नहीं कर पाए हैं। जो-जो उसने संकल्प किए थे, उनमें से कोई संकल्प नहीं पूरा हो पाया है। स्थिति ये है कि जैसे कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, उस प्रकार की गतिविधियाँ करते हुए ये लोग नज़र आते हैं। इसलिए मान लो झारखंड में छात्रों ने और युवाओं ने पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन किया, तो उससे कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है और राहुल गांधी ने खुल के उसका समर्थन भी कर दिया था। इसके बावजूद वो यहाँ पे पोस्टर लेके चलते हुए दिखाई दिए कि राहुल गांधी जवाब दें, वो झारखंड क्यों नहीं गए। ये एक तरह से डूबते को तिनके, और जो डूबता तिनके का सहारा लेने की कोशिश करता है, तो विफल हो जाता है, वो डूब ही जाता है। तिनके के सहारे से आप नई नदी को आप उफान से बच के नहीं निकल सकते। तो एक जन आंदोलन ने, आप देखिए ना, एक सरकार जिसकी जिसकी मजबूती के इसकी मजबूती एक एक मिथक का रूप ले चुकी थी तकरीबन। एक जन आंदोलन ने, और उस जन आंदोलन ने जिसने सरकार को अपने सामने झुकने से इनकार कर दिया, ये हालत हो गई है कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें और क्या ना करें। दाईं तरफ जाएं कि बाईं तरफ जाएं, सीधे जाएं कि आगे जाएं कि पीछे जाएं। अपनी जगह ठिठके खड़े हुए हैं, कदमताल कर रहे हैं। इनके बड़े-बड़े जो लोग बड़ी-बड़ी बातें करते थे, वो बड़े-बड़े चुपचाप बैठे हुए हैं। वो राजनीतिक परिस्थिति का आकलन कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है उनका आकलन क्या है। विरोध जी, आप इस परिस्थिति कैसे देखते हैं? क्या एक आंदोलन इतनी तथाकथित मजबूत सरकार की ऐसी हालत कर सकता है? देखिए अभय जी, ये पूरा संसद का जो मानसून सत्र रहा, और जब हम ये बात कर रहे हैं तब सत्र में सिर्फ 2 दिन शेष हैं। और इन 2 दिनों में बहुत कुछ हो पाएगा इसकी उम्मीद बहुत कम दिखती है, मतलब नहीं दिखती, बिल्कुल ना के बराबर है। और जिस तरह जब सत्र शुरू हुआ था तो बहुत सारा बड़ा एजेंडा लेकर के मीडिया में हर जगह चर्चा थी कि साहब इस सत्र में सरकार ऐसा बड़े बड़े काम करने जा रही है जिससे जो है देश का बिल्कुल काया पलट हो जाएगा, एक ऐतिहासिक काम हो जाएंगे। जिसमें एक था डिलिमिटेशन बिल, जो महिला आरक्षण के साथ जिसको क्लब किया गया है, वो जो पिछले सत्र में गिर गया था, इस बार वो पास हो जाएगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद जिस तरह 20 सांसद जो है सीधे टूट करके एनसीपीआई नाम की एक गुमनाम किस्म की पार्टी में गए और उसके बाद वो एनडीए में शामिल हो गए। डीएमके और कांग्रेस से संबंध विच्छेद हो गए, तो डीएमके का भी रवैया कुछ 50-50 टाइप हो गया, जो भी गुणदोष के आधार पर बिल का समर्थन कर देगी। शिवसेना, उद्धव ठाकरे के 6 सांसद टूट के शिंदे गुट में शामिल हो गए शिवसेना में, तो ये भी था, वो भी एनडीए की स्ट्रेंथ बढ़ गई। और खबर ये भी थी कि डीएमके को भी बनाने की कोशिश हो रही है, और इस तरह सरकार अपना 2/3 का आंकड़ा जुटा लेगी और ये बिल पास करा ली जाएगी। एक एक देश एक चुनाव वाला बिल भी इसी सत्र में आने की बात थी कि उसको भी पास करा लिया जाएगा। इसके अलावा एफसीआरए का जो कानून, उसमें बड़ा संशोधन है, तमाम सारी तरह के प्रावधान उसमें लाए गए हैं, उसको पास कराने की बात थी। वंदे मातरम विधेयक जो है वो लाए पास कराने की बात थी। ये सब चीजें हुई तो ऐसा लग रहा था कि ये सत्र पूरी तरह से सरकार के खाते में जाएगा, सरकार इस पे बिल्कुल हावी रहेगी। और विपक्ष, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव की हार के बाद बहुत ज्यादा उसका मनोबल टूट गया था, तो विपक्ष एक तरह से रक्षात्मक मुद्रा में हो जाएगा। लेकिन अचानक घटनाएं ऐसा मोड़ लेती है भाई जी कि जो छात्रों का आंदोलन, जो कांग्रेस जनता पार्टी आगे जंतर मंतर बैठ जाती है और उसके बाद जो छात्रों का आंदोलन बढ़ता है, और सोनम वांगचुक का अनशन, और फिर 20 जुलाई को संसद मार्च, और संसद मार्च में पुलिस का बल प्रयोग, लाठीचार्ज और पैलेट गन का प्रयोग, और ये सारी चीजें जो सामने आती हैं, और उसके बाद विपक्ष जिस तरह संसद के अंदर लामबंद होता है, जिस तरह राहुल गांधी पूरी कमान संभाल लेते हैं विपक्ष की, वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देते हैं, और पूरा विपक्ष, संसद में विपक्ष और सड़क पर छात्र दोनों मिलकर सरकार की ऐसी घेराबंदी करते हैं कि न सिर्फ सरकार के एक बड़े मंत्री का, जो बड़े ताकतवर मंत्री माने जाते थे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा होता है, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल उठाता है विपक्ष, और एक तो उनसे जो है जवाब की मांग करता है, और वो आते नहीं संसद में, ना प्रधानमंत्री जी आते हैं, और कुल मिला के पूरा संसद सत्र जो है इसी उसमें जो है
लगभग पूरा संसद सदस्य हो जाता है। सरकार, जैसे आपने तिनके का सहारा का कहा, तो वो तिनके के रूप में ये कहा जा सकता है, सरकार ये कह सकती है कि साहब हमने वंदे मातरम वाला विधेयक पास करा लिया, उसको कानून बनवा दिया। हमने जो है, सरकार जो है एक वो ले आई, क्या कहते हैं, शिक्षा नकल को रोकने के लिए जो 2024 का कानून था, उसको संशोधन करके और कड़ा बना दिया। उसमें विपक्ष ने भी सहयोग दिया, क्योंकि कोई विपक्ष भी नहीं चाहता था कि वो उस कानून के विरोध में खड़ा दिखाई पड़े। तो ये दो बड़ी उपलब्धियां सरकार कह सकती है। कहने के लिए तो सरकार ने 9 छोटे बड़े कानून पास कराए हैं। आयकर टैक्सेशन वाला कानून है, यूपीआई बिल वाला भी है, लेकिन जो बड़े बड़े कानून थे, एजेंडा था, जिनसे सरकार की छवि में भी इजाफा होना था और जिनको गेम चेंजर माना जा रहा था, वो अटक गए। तो कुल, और जिस तरह संसद के भीतर देखिए, प्रधानमंत्री जी मोदी जी तो कई बार संसद में नहीं भी आते थे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का जो रिकॉर्ड अगर आप देखें, तो संसद में चर्चा में भाग लेते थे, विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब भी देते रहे हैं, पूरे तथ्यों के साथ अपना पक्ष रखते रहे और बहुत मजबूती के साथ वो हमलावर होते रहे। लेकिन इस सत्र में जब उनकी घेरेबंदी हुई दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर के, और जो पुलिस कार्रवाई हुई उसको लेकर के, तो उसके बाद से वो भी सदन में नहीं आए। और उनका सदन में ना आना, इससे विपक्ष का हौसला और बढ़ गया कि अब इसका मतलब जो है, सरकार बहुत ही बचाव की मुद्रा में है, रक्षात्मक मुद्रा में है। और कुल मिलाकर के इस पूरी मुहिम की चंदा चोरी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। तो पेपर लीक, चंदा चोरी, गृह मंत्री का जवाब, उनसे बयान चाहिए, ये सारे मुद्दे ऐसे मुद्दे हो गए जिनको लेके विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर रहा। और अब तो स्थिति ये आ गई अभय जी कि सदन जब सत्रावसान होने में मात्र 3 दिन बचे थे, तो विपक्ष तो प्रदर्शन कर ही रहा था पोस्टर और प्ले कार्ड लेकर के। सरकार, पूरी सरकार आ गई, सत्ता पक्ष के सारे सांसद परिसर में आकर के बिल्कुल समानांतर वो प्रदर्शन लेकर के, राहुल गांधी जवाब दें, भागो मत। ऐसा लगा कि केंद्र में सरकार बदल गई है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो गए हैं और विपक्ष जो है, बीजेपी विपक्ष में आ गई है। मेरे मतलब 41 साल 42 साल से मैं भी हूँ जर्नलिज्म में, और पार्लियामेंट भी कवर करते करते लंबा समय हुआ है। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी सत्ता पक्ष के लोग इस तरह पूरा लामबंद होकर के, और पोस्टर और प्ले कार्ड लेकर के नेता विपक्ष से जवाब मांगने के लिए संसद परिसर में जुलूस निकाल रहे हो। ये तो हुआ है कि संसद के भीतर कई बार सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में नोकझोंक हुई है, और सत्ता पक्ष के लोगों ने भी सदन को बाधित किया है। ये भी हुआ है कि कुछ सांसद सत्ता पक्षी अपनी मांगों को लेकर के संसद के अंदर कभी कोई प्ले कार्ड भी लेके आ गए हैं। लेकिन इस तरह से पूरा सत्ता पक्ष समानांतर रूप से निकल के आएगा। एक चैनल पर चर्चा के दौरान मैंने ये बात कही कि साहब विपक्ष का दबाव देखिए कितना बढ़ गया कि सत्ता पक्ष को भी प्ले कार्ड लेके आना पड़ा। तो एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि ये तो विपक्ष ने मजबूर कर दिया उनको आने के लिए। मतलब उन्होंने नकारात्मक स्वर में कहा विपक्ष जिम्मेदार है इसके लिए। हमने कहा यही तो मैं कह रहा हूँ, विपक्ष ने मजबूर कर दिया, इतना दबाव बढ़ा दिया कि सत्ता पक्ष को आना पड़ा। इसमें कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से कुछ भी गलत नहीं है। किसी को भी, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, प्ले कार्ड लेके अपनी बात कहने का अधिकार है। तो वैसे, लेकिन परंपरागत रूप से और आम तौर पर सत्ता पक्ष तो जवाब देने के लिए होता है, सवाल पूछने के लिए नहीं होता है। लेकिन ये यहाँ तो नई परंपरा होगी कि सत्ता पक्ष भी समानांतर रूप से प्रदर्शन करने आ गया। तो ये घटनाएं बताती है कि ये सब पूरा, इसमें विपक्ष पूरी तरह से हावी रहा है सरकार पर। सड़क पर छात्रों का आंदोलन, उसने दबाव बनाया, और संसद के भीतर विपक्ष ने दबाव बनाया। अच्छा, एक एक इसका एक पक्ष ये भी है, इधर जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ और उसके कुछ दिन बाद ही झारखंड में आंदोलन शुरू हो गया। जी। पहले से चल रहा था, मेरे ख्याल 17-18 दिन हो गए झारखंड में आंदोलन होते होते। वो झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं है, भाजपा को हरा के सरकार बनी है, कांग्रेस भी उसके अंदर एक पार्टनर है, कांग्रेस छोटी पार्टनर है। इससे एक बात तो होती है कि जो एक नई सामाजिक राजनीतिक शक्ति पैदा हुई है, जिसको हम लोग जेन जी कहते हैं, ये जेन जी किसी भी दल के प्रति निष्ठावान नहीं है जी, किसी विचारधारा के प्रति निष्ठावान नहीं है जी। उसको वो हर मोर्चे पर आक्रमण करने के लिए तैयार है, सामने कोई भी खड़ा हो। जी। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है, इस परिस्थिति को कैसे समझा जाए? चूंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, अधिकतम प्रांतों में भाजपा की सरकार है, तो ज्यादातर आंदोलन जो है वो बीजेपी के खिलाफ होंगे, ये बात सही है।
लेकिन जेन ज़ी के आक्रोश से, जो कि आक्रोश देश की जो बुरी हालत है उसके हिसाब से हर मुद्दे पे उनका आक्रोश सही है। उस आक्रोश को इस तरह लोकतांत्रिक रूप से प्रकट होना ही चाहिए। ये प्रकट अभी तक नहीं हो रहा था। यही हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी कमी थी और इस कमी को जेन ज़ी के उभार ने और जेन ज़ी की आक्रामकता ने, जेन ज़ी की ज़िद ने, जो बहुत लोकतांत्रिक ज़िद है एक तरह से, हैं? उस ज़िद जी। ने उस कमी कमी को पूरा किया है। तो इस परिस्थिति को हम लोग पूरे राजनीतिक परिदृश्य में, परिप्रेक्ष्य में रख के कैसे उसकी व्याख्या करें? ज़रूर। देखिए अभय जी, सबसे पहले तो मैं जेन जी को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा हुँ, कि वो चाहे दिल्ली का जंतर मंतर हो, चाहे झारखंड रांची का जो है जयपाल सिंह स्टेडियम हो, हुँ, जेन जी ने नौजवानों के, छात्रों के, युवाओं को मुद्दों को विमर्श में ला करके जो इस देश में पिछले कई कुछ वर्षों से, लगभग डेढ़ दशक से आप मान सकते हैं एक विभाजनकारी राजनीति जो हो रही थी, जो जी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही थी, जो जाति ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही थी, उसको उन्होंने पीछे धकेला है। और जो नौकरी का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, परीक्षा प्रणाली में सुधार का मुद्दा, शिक्षा में सुधार का मुद्दा, हुँ, उसको लेकर के विमर्श में वो आगे लेकर के आए हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है जेन जी की, युवाओं की, और इसके लिए हम सबको, आपको भी और मुझे भी मिल करके इन सबको साधुवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक विमर्श बदला है। ये बात है और ये हमने दोनों जगह देखा। और सबसे बड़ी बात ये है, जो विचारधारा की जहां तक बात है, उनकी निश्चित रूप से अलग अलग किस्म के बच्चे हैं उसमें, अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग डिसिप्लिन के हैं, क्षेत्रों के हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं। उनकी कोई मुकम्मल वैसी विचारधारा नहीं है कि वो आरएसएस की विचारधारा के हो, या कांग्रेस की विचारधारा के हो, या कम्युनिस्ट विचारधारा के हो, सोशलिस्ट विचारधारा के हो। ऐसा कोई फिक्स विचारधारा नहीं है, लेकिन उनकी एक विचारधारा जरूर है जो कॉमन है, कि भाई देश में जो इस समय चल रहा है वो ठीक नहीं है, उसको बदलना चाहिए। इसको, ये एक समान विचार उनके मन में है, और इसके लिए वो बिना किसी जाति सांप्रदायिक भेदभाव के, ध्रुवीकरण के चीजों को बदलना चाहते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। और अभी हाल में जो कांग्रेस जनता पार्टी है, जो इसको आप मान सकते हैं कि जेन जी की एक अभिव्यक्ति है, एक हुँ, अभिव्यक्ति का मंच है, राष्ट्रीय स्तर पर बन गया है। जी, उनके जो प्रवक्ता और उनके जो नेता है आशुतोष रैंका, हुँ, उनसे जब मैंने बात की थी, तो उन्होंने जिस तरह जवाहरलाल नेहरू को कोट किया, जवाहरलाल नेहरू के योगदान को जिस तरह रेखांकित किया, हुँ, बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को रेखांकित किया, महात्मा गांधी के योगदान को रेखांकित किया, तो हुँ, उससे लगता है कि इनकी बच्चों की विचारधारा हुँ, कम से कम प्रगतिशील है, और सामाजिक सद्भाव सौहार्द बनाए रखते हुए परिवर्तनकारी विचारधारा है। तो ये अच्छी बात है। तो एक तो ये है। अब रही बात इसको कैसे, ये बात उन्होंने भी कही है कि साहब हमें तो चाह सरकार जिसकी होगी उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां हमारी लड़ाई बीजेपी से होगी, तो सरकार ही जिम्मेदार है फैसलों के लिए। और जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, वहां उनसे हमारी लड़ाई होगी, क्योंकि वो जिम्मेदार है फैसलों के लिए, और ठीक भी है। तो ये उस तरह से। और दिलचस्प बात एक और भी है अभय जी, ये वैसा राजनीतिक मंच भी नहीं है जैसे कि किसान आ जाते हैं कि खबरदार कोई राजनेता हमारे मंच पे ना आए। वो कहते हैं कि साहब हम अपना रिफॉर्म का एक एजेंडा तैयार कर रहे हैं, हम अपना एक घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं, जिसमें तमाम सारे मुद्दे होंगे, उनको लेके हम पॉलिटिकल पार्टीज को भी अप्रोच करेंगे, और उनसे कहेंगे कि वो अपने कार्यक्रम में इन मुद्दों को शामिल करें, और जो शामिल करेगा वो हमारे मंच पर आकर आ सकता है, अपनी बात कह सकता है। तो एक तरह से वो वैसा नहीं है कि राजनीति से उनको एकदम से अछूत मानते हो राजनीति को, वो राजनीति में एक दिशा को लेके बढ़ना चाहते हैं। और ये अच्छी बात है, मुझे लगता है कि जो तथाकथित गैर राजनीतिक आंदोलन होते हैं, वो कई बार उसमें घुसपैठ भी हो जाती है, और उनकी कोई दिशा नहीं होती। इसीलिए किसानों के आंदोलन ने भले सरकार को झुका दिया 18-20 महीने बाद, लेकिन आज तक उनकी मांगे, उनके मुद्दे वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, चाहे एमएसपी का मामला हो, चाहे कोई मामला हो। वो खाली वो कानून वापस हो गए बस। तो मेरा मानना है इस मामले में युवा पीढ़ी जो है, क्योंकि मैंने एक सवाल किया था उनसे, मैंने पूछा था, मैंने कहा चुनाव आएंगे तो आप किसका समर्थन करेंगे भाई, एक पोजीशन लेनी पड़ेगी आपको उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि विनोद जी आपका प्रश्न सही है, लेकिन हम अपना जो एजेंडा बना रहे हैं, जो युवाओं का एजेंडा है, उनका ये हमारा पर्सनल एजेंडा भी नहीं, वो युवाओं का एजेंडा है, नौजवानों का है, उससे जो दल उससे सहमत होंगे, हम उनके हिसाब से अपना फैसला लेंगे। तो ठीक बात है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। तो मुझे लगता है तो ये है। दूसरा, राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बड़ा संदेश है। राजनीति, हर राजनीतिक पार्टी की अपनी स्टूडेंट विंग है, छात्र शाखा है, अपनी युवा शाखा है,
अपनी महिला शाखा है, उनके अपने तमाम जन संगठन है, वो बिल्कुल पिछले कई वर्षों से जहां-जहां पार्टियां सरकार में होती हैं, वहां वो जन संगठन बिल्कुल डिफंक्ट हो जाते हैं। वो कोई काम नहीं करते। अगर अगर दूसरे दल की सरकार है तब तो वो सड़क पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अगर सरकार उनके दल की है तो वो बिल्कुल एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं और उनको लगता है सब पा लिया। यहाँ ये जो जेनजी के जो अभिव्यक्ति है, वो उन संगठनों को भी मजबूर करेगी कि वो भी जनता के मुद्दों पर सक्रिय हों। अब जैसे दिल्ली के जंतर मंतर के धरने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिरकत नहीं की, लेकिन आखिर में आते आते उनके भीतर भी बेचैनी शुरू हो गई थी, क्योंकि वो पिछड़ते जा रहे थे। इसी तरह झारखंड में जब राहुल गांधी ने सपोर्ट किया, राहुल गांधी ने छात्रों से बात की, तो वहां की जो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस है, उनको भी लगा कि भाई हमारा नेता है, तो वो भी उनके समर्थन में, छात्रों के समर्थन में खड़े होते हैं। तो मजबूरी ये हो जाएगी उनकी भी कि युवाओं के मुद्दों को अनदेखा न करे। तो राजनीतिक पार्टियों के लिए संदेश है कि वो अपने युवा संगठनों को, अपने छात्र संगठनों को युवाओं के साथ जोड़े और उनकी भावना को समझे और उनके मुद्दों पर निष्क्रिय न होकर सक्रिय हस्तक्षेप करें।